नमस्कार। आजकल हमारे बॉलीवुड वालों के ऊपर ना जासूसी फिल्म बनाने का या फिर स्पाई फिल्म बनाने का एक भूत सा चढ़ा हुआ है या कहें एक भेड़ चाल सी लगी पड़ी है, जहां पर हम देख रहे हैं कि एक तरफ थिएटर में पठान चल रही है, वहीं ओटीटी पर मिशन मजनू अपना जलवा दिखा रही है। मिशन मजनू के बारे में काफ़ी टाइम से मुझे कमेंट्स पर कमेंट आए जा रहे हैं कि भाई देखो 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 देखो। एंड आई वाज लाइक यार कि उस पिक्चर में क्या नया होने वाला है, क्या ही देखा जाएगा। रश्मिका मंदाना पता नहीं लोगों को वो कैसे नेशनल क्रश लगती है, मुझे तो उसकी शक्ल ही पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने दिल पर पत्थर रख करके ये पिक्चर देखी। अब मेरे पास नेटफ्लिक्स वगैरह तो है नहीं, तो जुगाड़ कर करके जैसे तैसे मैंने ये फिल्म देखी। अब जाहिर तौर पर पठान और मिशन मजनू दोनों ही फिल्में जासूसी फिल्में हैं, जहां पर एक सीक्रेट एजेंट एक मिशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। तो एक टाइम पर ये दो स्पाई थ्रिलर्स अगर चल रही हैं तो जाहिर तौर पर इनका कंपैरिजन या इनकी सिमिलैरिटीज़ हाईलाइट करना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आज़मी है। तो जहां पठान के अंदर बॉलीवुड का बादशाह यानी किंग खान शाहरुख खान है और उनका जलवा ज़बरदस्त तरीके से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, उस पिक्चर में एक्शन, ओवर द टॉप एक्शन, वन लाइनर्स बेइंतहा हैं, कहानी नाम मात्र के लिए रत्ती भर भी नहीं है। वहीं मिशन मजनू के अंदर ओवर द टॉप एक्शन का ये बिल्कुल नहीं है, वन लाइनर्स का ये इक्का दुक्का है। कहानी और इमोशंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। और एक चीज़ जो मिशन मजनू को पठान से अलग रखती है, वो है कहानी का ट्रीटमेंट, जहाँ पर यहाँ चीज़ें काफ़ी रियलिस्टिक रखी गई हैं। वहीं पठान के अंदर कुछ भी होता रहता है, कभी वो बंदा रशिया पहुंच जाता है, कभी फ्रांस पहुंच जाता है, कभी दुबई पहुंच जाता है, कभी इंडिया आ जाता है, कभी म्यांमार, मतलब एकदम से पठान कहीं पर भी पहुंच सकता है, बटन दबाया पठान वहां पहुंच गया। लेकिन मिशन मजनू में जो ट्रीटमेंट है ना, वो काफ़ी रियलिस्टिक रखा गया है, क्योंकि 70s या 80s का वो दौर जहां पर आज की तरह संचार साधन नहीं थे, मोबाइल गैजेट्स वगैरह कुछ भी नहीं था। अगर आपको एक फिजिकल एविडेंस भेजना है तो उसके लिए कितनी माथाफोड़ी करनी पड़ती है या करनी पड़ती थी, ये सारी चीज़ें वहां पर बेहद रियलिस्टिक तरीके से दिखाई गई है। वहीं पठान फिल्म के अंदर पठान जो है वो सीक्रेट एजेंट कम वो एक सुपरमैन ज़्यादा लगता है, जिसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो एक झटके में रशिया पहुंच सकता है, एक झटके में वो दुबई भी आ सकता है, एक झटके में उसकी चोटें ठीक भी हो सकती हैं। खैर, यहाँ पर अब हम मिशन मजनू की ज़्यादा बात कर लेते हैं। इसी फिल्म का रिव्यू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसी की बात ज़्यादा करते हैं। तो मिशन मजनू कहानी है तारिक नाम के एक इंसान की, जो कि पाकिस्तान में रहता है, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है, वो रॉ का एजेंट है और उसका रियल नाम है अमनदीप अजीत पाल सिंह। और ये अमनदीप की जो बैकग्राउंड स्टोरी है, ये आपने शायद वॉर फिल्म के अंदर देखी होगी, जहां पर खालिद टाइगर श्रॉफ उसके पिताजी के ऊपर गद्दार का टैग लग जाता है, वो उस दाग को धोना चाहता है। या फिर अपने शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया। चक दे इंडिया और स्वदेश, ये दो फिल्में शाहरुख खान की जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन लोगों को ये फिल्में कम पसंद आई थी। स्पेशली स्वदेश तो लोगों को बहुत कम पसंद आई थी, बट मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है मोहन भार्गवा का वो किरदार। खैर, जैसे चक दे इंडिया में शाहरुख खान के ऊपर एक दाग लग जाता है ना गद्दारी का, फिर कैसे कोच कबीर खान वुमेन्स टीम को, वुमेन्स हॉकी टीम को तैयार करता है और फिर वर्ल्ड कप जीत करके आता है, और फिर कैसे कोच कबीर खान उस जीत से गद्दारी का जो दाग था ना वो धो डालता है। ऐसा ही कुछ फलसफा है फिल्म मिशन मजनू के अंदर। जो लीड एक्टर है सिद्धार्थ मल्होत्रा उर्फ रॉक के एजेंट तारिक उर्फ अमनदीप अजीत पाल सिंह का। अमनदीप के जो पिता थे अजीत पाल, जो कि रॉ के एजेंट थे, लेकिन उनके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लग जाता है। उस दाग को धोने के लिए उनका लड़का प्रायश्चित करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए या उस दाग को धोने के लिए रॉ में भर्ती होता है, और फिर कैसे वो मिशन को पूरा करता है। ना सिर्फ मिशन को पूरा करता है, बल्कि उसके पिताजी के नाम के आगे जो गद्दार का टैग लगा था, वो उस दाग को भी अपने खून से धो देता है। कई सारे लोगों के दिल भी जीत लेता है। जहां पठान के अंदर शाहरुख खान एक डायलॉग देते हैं ना कि एक सोल्जर कभी ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया है, एक सोल्जर हमेशा ये पूछता है कि देश के लिए उसने क्या किया है। और कमोबेश ऐसे ही देशभक्ति से लबरेज डायलॉग आपको मिशन मजनू में देखने को मिल जाते हैं, जहां पर एक एजेंट जो कि जाकिर हुसैन बने शर्मा, जो कि अक्सर इसे गद्दार गद्दार कहता रहता है, कैसे उस अड़ियल या रूड ऑफिसर का हृदय परिवर्तन होता है जब उसे पता चलता है कि जिस तारिक यानी सिद्धार्थ को इतनी गालियां देता रहता है, गद्दार गद्दार बोलता रहता है, लेकिन यही सिद्धार्थ मल्होत्रा कैसे मौका पड़ने पर अपने देश के लिए अपनी जान लुटाने को तैयार हो जाता है। वो लोग जो उसे गद्दार का बेटा कहते थे, वो उनकी भी जान बचाना चाहता है। मतलब एक सोल्जर जब मौका पड़ता है तो अपने लोग, भले ही उनसे कितनी भी रंजिश रही हो, कितने भी गिले शिकवे रहे हो, लेकिन जब बात आती है देश की या फिर देश को बचाने की या देशवासियों को बचाने की, तो ये एजेंट अपने गिले शिकवे रंजिशें भुला करके सिर्फ और सिर्फ देश को बचाने के मिशन में लग जाते हैं। तो ये पहलू जो है ना इस पिक्चर का, वो काफी अच्छा है। और यहाँ पर जिस रियलिस्टिक तरीके से खोजबीन या जांच का जो तरीका दिखाया गया है, जैसे कि एक कमोड के थ्रू पता करना कि कौन विदेशी लोग आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उस समय ये विदेशी कमोड हुआ नहीं करती थी, तो विदेशी कमोड कहाँ लगी है, कैसे लगी है, मतलब एक छोटी से छोटी चीज को भी हाईलाइट करना, उसे ढूंढना, पकड़ना। और बहुत कम लोगों को शायद ये आइडिया लगा होगा ये फिल्म देखते
समय कि किसी के जो सैलून जो होता है ना, जहाँ पर बाल कटते हैं, कोई वहाँ से बाल उठा करके क्यों ले जाएगा। और ये सिद्धार्थ मल्होत्रा का जो कैरेक्टर है वो बाल क्यों उठाता है, सोल्जर के जो कटे हुए बाल रहते हैं उससे वो क्या पता करना चाहता है, ये सारी चीज़ें बेहद खूबसूरती से यहाँ पर दिखाई गई हैं। हाँ, कुछ चीज़ें यहाँ पर इलॉजिकल सी हो चुकी हैं, जैसे कि इजराइल जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में या फिर इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हमसे मीलों आगे है। इजराइल वालों को पता नहीं चलता कि पाकिस्तान वाले न्यूक्लियर वेपन कहाँ पर बनाना चाहते हैं। कहूटा नाम की एक जगह थी जिसको कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ढूंढ लेता है, लेकिन इजराइल वाले कहूटा नहीं, क्वेटा के ऊपर बम गिराना चाहते हैं। और रॉ वाले जो लोग हैं ना, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इजराइल के लोग गलत जगह पे बम गिराएं, बिकॉज उससे पाकिस्तान अलर्ट हो जाएगा। और ये सारी जिम्मेदारी जो रहती है ना, वो मिशन मजनू उर्फ सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऊपर रहती है, उसके शोल्डर्स पर रहती है। उसके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां, पहले तो उसे पता करना है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन कहां पर बना रहा है, किस हिसाब से बना रहा है, उन्होंने क्या क्या अरेंजमेंट, क्या क्या इलीगल तरीके से वहां पर चीजें की हैं। साथ ही साथ उसकी जिंदगी में एक लड़की है नसरीन नाम की, उस लड़की का किरदार निभाया है रश्मिका मंदाना ने। रश्मिका मंदाना इस पिक्चर के अंदर टोटली वेस्ट हुई है। एक तो उनकी डबिंग भी किसी और ने करी है, दूसरा उनके पास इस पिक्चर में करने के लिए कुछ खास था नहीं, तो उनकी जगह कोई छोटी सी कोई टीवी एक्ट्रेस को भी अगर ये उठा लेते तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिक्चर पूरी तरह से सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऊपर कुमुद मिश्रा और शारिब हाशमी, मतलब ये 3 एजेंट है पाकिस्तान के अंदर, और इन तीनों को ही पता नहीं चलता कि यार अपन तीनों एजेंट हैं। स्पेशली कुमुद मिश्रा जी का जो किरदार है, जो कि दिन में मौलवी साहब बनते हैं लेकिन रात में जब सोने जाते हैं तो जय भोलेनाथ बोलते रहते हैं। और शारिब हाशमी भाई, वो तो खा गया इस पिक्चर को यार, लिटरली खा गया। जिस तरीके से उसका स्वैग है, अंदाज है, अमिताभ बच्चन का हेयर स्टाइल कॉपी किया है, वही एंग्री यंग मैन वाले तेवर, मौका पड़ने पर कैसे गोली बारूद चलाता है, वो मजा आ जाता है। कहने का मतलब है कि सिद्धार्थ कहिए या कुमुद मिश्रा या शारिब हाशमी, या फिर वो इंसान जिसने कि जिया उल हक का रोल प्ले किया है, या फिर रजत कपूर जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो बने हुए हैं। ये रजत कपूर जो कि रॉकेट बॉयज करके वेब सीरीज में नेहरू बने थे, यहाँ पर जुल्फिकार अली भुट्टो बने हैं। और एक एक्टर हैं अभिजीत दत्त, जो कि यहाँ पर पाकिस्तानी तानाशाह, उसका नाम है जिया उल हक, जो कि पागल था, सनकी था, जिसे हर कीमत पर न्यूक्लियर वेपन चाहिए था, और कैसे वो दुनिया के सामने कुछ अलग स्टेटमेंट देता था, पीठ पीछे कुछ और करता था। भारत की नाक के नीचे ही दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर कहूटा नाम की जगह पे ये लोग प्लान करते हैं, लेकिन दुनिया के सामने ऐसे प्रेटेंड करते हैं कि भारत ने न्यूक्लियर जो टेस्ट किया 74 में वो गलत था, भारत को बैन करो। लेकिन दुनिया से छुपकर ये भारत के ही नाक के नीचे कहूटा में न्यूक्लियर वेपन वगैरह प्लान करते रहते हैं। और जिया उल हक कहिए या फिर जुल्फिकार अली भुट्टो या इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, इन सब के रियल क्लिप्स भी दिखाए गए हैं। मतलब सपोर्टिंग कास्ट जितनी भी है ना, वो 4 चांद लगा देती है, और कुछ रियल लाइफ के जो रियल क्लिप्स हैं वो भी दिखाए गए हैं इस फिल्म के अंदर। और यही एक मेजर डिफरेंस है पठान वर्सेस मिशन मजनू के बीच में, क्योंकि पठान पूरी तरह से फिक्शनल है, लेकिन यहाँ पर ये जो मिशन मजनू है, यहाँ पर रियल लाइफ इंसिडेंट्स का जिक्र होता है कि कैसे 71 का वॉर जो कि हम लोग जीत गए थे और पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया था। आई स्टिल कांट अंडरस्टैंड कि इंदिरा गांधी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर जो कि सरेंडर कर चुके हैं, मौका अच्छा था, लोहा गर्म था, हथौड़ा मार देना था, पीओके भी अपने पास ले आना था, लेकिन नहीं, पता नहीं किसको खुश करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने वो 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया। और उसके बाद पाकिस्तान जो बुरी तरह बौखलाया, इतना बौखलाया, उस बौखलाहट में और ज़्यादा बौखलाहट पाकिस्तान को तब मिल गई जब हमारे देश ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1974 में, इंदिरा गांधी जी की लीडरशिप के टाइम पर। हमारे अमेजिंग साइंटिस्ट लोगों ने क्या रिसर्च करके पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और उसके बाद अटल जी की सरकार ने 98 में फिर से किया था। तो पाकिस्तान जो कि 1974 से ही पीछे पड़ा था कि उसे न्यूक्लियर वेपन बनाना है, लेकिन उनका ये जो मिशन था वो कैसे अटक जाता है, कैसे उनको अपना मिशन बंद करना पड़ता है, और कैसे पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्होंने 1970s में कहा था कि वो भूखे रह लेंगे, घास की रोटी खा लेंगे, लेकिन न्यूक्लियर वेपन जरूर बनाएंगे। समय के साथ पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन बना तो लिया, लेकिन जो दूसरा डायलॉग था ना जुल्फिकार अली भुट्टो का कि वो गरीबी में रह लेंगे, भुखमरी सह लेंगे, घास की रोटी खा लेंगे, और आज पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन तो बना लिया, लेकिन उनके मुल्क के लोग खाने के लिए, रोटी के लिए तरस रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के आगे पाकिस्तान को कटोरा लेकर के जाना पड़ता है, और किस कदर पाकिस्तान की हालत खराब है। अमेरिकन डॉलर वहां पर 250 के ऊपर जा चुका है, पेट्रोल का ये 300 से ऊपर का जा चुका है। उसके बावजूद कुछ हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स वाले लोग पाकिस्तान को हर चीज में इंडिया से बेटर मानते हैं। कैसे मानते हैं, क्या देखते हैं वो लोग, कौन सा गांजा फूकते हैं, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। खैर ओवरऑल ये जो पिक्चर है मिशन मजनू, ये इतनी भी बकवास नहीं है जैसे कि इसके बारे में रिव्यूज़ कई लोगों ने किए थे कि भैया बोरिंग है, उबाऊ है, ये है वो है। पिक्चर थोड़ी स्लो पेस पे है क्योंकि 70s का टाइम है और वहाँ पर इतनी ज़्यादा एडवांस्ड सुविधाएं नहीं थी जैसे कि हम आज पठान में देख रहे हैं। एक एक चीज़ के लिए उनको डिकोड करना पड़ता था, एक एक चीज़ को कैसे पहुँचाना है सरहद पार, उसका जुगाड़ करना पड़ता था, ट्रेन में कैसे घुसना है, सामान कैसे भेजना है। आज
की तरह नहीं कि फटाक से मोबाइल से फोटो खींचा और आपको व्हाट्सएप कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। आपको फिजिकल एविडेंस भी अगर भेजने हैं तो उसके लिए कितनी माथाफोड़ी करनी पड़ती थी, एक एक चीज को कितनी होशियारी के साथ बचा करके चलना पड़ता था, ये चीज काबिल तारीफ है। बट एट द सेम टाइम कुछ झोल भी हैं, जैसे कि मैंने वो इजराइल वाला सीन बताया कि इजराइल हमसे मतलब इतना पीछे था कि टेक्नोलॉजी में कि उन्हें सही लोकेशन का अंदाजा नहीं था। और पाकिस्तान के आईएसआई वाले जब उन्हें पता चलता है कि भैया उनकी कहूटा की जो लोकेशन है उसका इंफॉर्मेशन इंडिया तक पहुंच चुका है, तब वो मतलब नींद से जागते हैं। उसके पहले पाकिस्तान के आईएसआई वाले सो रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि इंडिया के रॉके कितने एजेंट वहां पर हैं। फिर जैसे ही पता चलता है कत्लेआम मचाना शुरू कर देते हैं। मतलब वो नींद में ही पड़े रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। क्योंकि इस पिक्चर के अंदर जो सीक्वेंस है जहां पर एक नाई की दुकान के आगे ये लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, कई दफे सोल्जर से इनका आमना सामना होता है, कोई भी अगर छोटा बच्चा भी होता तो वो मतलब सवाल करता कि भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। डेली पाकिस्तान से दिल्ली में कितने सारे कॉल्स करता सिद्धार्थ मल्होत्रा या उसके एजेंट्स या उसके दोस्त यार, लेकिन इसके बारे में किसी को कानो कान खबर ही नहीं लगती है। लेकिन जब मामला ऊपर तक जाता तब इनकी नींद खुलती है, तब पता चलता है कि भाई फलानी लोकेशन से फलानी जगह इतने कॉल किए गए हैं। भाई जब बिल आता रहता था फोन का तभी पता कर लेना था कि भाई कहाँ कॉल लग रहा है, लेकिन नहीं, दिखाया गया है कि पाकिस्तान की आईएसआई कितनी नेक्स्ट लेवल की ठुल्ली थी। ना सिर्फ आईएसआई ठुल्ली थी बल्कि पाकिस्तान कितना दोगला नेशन है, इस पिक्चर ने इस चीज को तो एक्सपोज कर दिया है दुनिया भर के सामने। यूएन में जाकर के कश्मीर का राग अलापना या फिर ये बोलना कि भारत बड़ा ही इररिस्पॉन्सिबल नेशन है, एक्शन लो, लेकिन ये खुद कितने गैर जिम्मेदार नेशन है ये पूरी दुनिया देख रही है, देख चुकी है और पहले तो देखती आ रही थी ही। तो पाकिस्तान को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बेनकाब और एक्सपोज तो किया है इस पिक्चर ने, इसके तो पूरे मार्क्स मिलने चाहिए भैया पिक्चर बनाने वालों को। एंडिंग में ये देशभक्ति का गाना चलता रहता है, एयरपोर्ट पर गोलीबारी चलती रहती है। क्या मिशन मजनू का मजनू सेफली पाकिस्तान से इंडिया पहुंच पाएगा या फिर नहीं पहुंच पाएगा? क्या होगा नसरीन का, और इंडियन गवर्नमेंट क्या किसी तरह से मदद कर पाएगी मजनू की? ये सारी चीज़ें आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट करके बताइएगा आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और अगर नहीं देखी है तो एक बार आप देख सकते हैं। और वैसे भी OTT पर है, फ्री फंड में है, लेकिन जो चीज़ घर बैठे बैठे फ्री में मिल जाए ना उसकी कदर बहुत कम लोग करते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर होती ना भाई, सब लोग थिएटर जाएंगे, लाइन लगाएंगे, लेकिन घर पर एक अच्छा कंटेंट आपको मिशन मजनू के रूप में देखने को जरूर मिल जाएगा, तो उसे इग्नोर मत कीजिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा। बाकी आप कमेंट करके बताएं आपके जो भी ओपिनियंस हो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको भी लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।